जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे बिहार एसएससी का क्लास। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में क्लास बंद था क्योंकि बिहार दरोगा का तैयारी आ गया था, पास में बहुत ही करीब आ गया, तुरंत फॉर्म भराया, तुरंत एग्जाम ही लेने लगा। इसीलिए बिहार दरोगा की तैयारी जो है बीच में कराना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कुछ कुछ हमारे जो भाई हैं, छोटी भाई छोटी बहन है, उन लोगों का तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हमारी तरफ से जितना कोशिश हो चुका, जितना हम कोशिश किए, हमसे जितना हो सका हम उनके लिए तैयारी करवाएं। मगर अब से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक। तो इसका हम लोग 22 नंबर प्रैक्टिस सेट आज के क्लास में देखेंगे। 21 तक हम लोगों ने 21 तक पहले कंप्लीट कर दिया है। बीच में क्लासेस बंद था बस बिहार दरोगा के कारण, मगर अब से कंटिन्यू कर दिया गया है। और इसका हम लोगों ने बीएससीसी का पहले एक और बुक का तैयारी किए हैं, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसका भी लिंक और फिर इसका जो भी 21 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इसका भी लिंक, सारा लिंक आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और वहाँ के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अरेंज करके रखे गए हैं। अच्छे से अपने वीडियो को वॉच करके और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आइए हम लोग 22 नंबर प्रैक्टिस सेट आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है बिहार एसएससी के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो बुक है टेस्ट सीरीज है डिस्कशन के साथ, और हम लोग भी इसे डिस्कशन के साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, ठीक है। सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत में शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, और ऊर्जा को और परिवहन को, इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कूट नंबर सी 2 और 4, ठीक है। और याद रखिएगा कि ऊर्जा एवं परिवहन को आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत में शामिल किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा परिवहन को आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो बीडी सावरकर ने लिखा था, ठीक है। बीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, और बीडी सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार के स्थित सेलुलर जेल में काला पानी की सजा दी थी। और बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए थे, ठीक है। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना कौन सा है। तो देखिए, सबसे पुराना अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। इन सभी में से स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर और ताजमहल, इन तीनों में से सबसे अगर पुराना अगर पूछ दिया जाए तो चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा अजंता और फिर एलोरा की गुफाएं हैं। देख लीजिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, लोक नृत्य और राज्यों के उगमों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बतलाना है कि कौन सा गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है झूमर और हरियाणा, ये जो है ना सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। झूमर, लोक नृत्य हरियाणा से सही सुमेलित नहीं है, और सभी जो दिए गए हैं बी, डी और सी, ये सभी सही दिए गए हैं, मगर ए नंबर सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। झूमर जो है हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर पूछ दे कि झूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा झूमर लोक नृत्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है, ठीक है। कहाँ कहाँ का है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का झूमर लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक जो है वो विशाखा दत्त हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखा दत्त हैं। और विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की थी, याद रखिएगा, विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 है, याद रखिएगा कितना है, तो 5 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, कितने टोटल सदस्य हैं, तो टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अगर आप लोग से पूछ दे कि 5 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए, तो देखिए नाम नोट कर लीजिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और फिर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन
कह रहा है हीराकुंड बांध स्थित है, हीराकुंड बांध स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन के वाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे छोटे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2001 से 2011 के मध्य यानी कि बीच बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका देखिए कितनी रही है, तो 25.1% रही है, याद रखिएगा। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में बिहार के जनसंख्या की औसत दशकीय वृद्धि दर जो है वो 25.1% रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वे में आर्द्र रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में आर्द्र रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सही आंसर हो जाएगा 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून को दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कुछ इससे इंपॉर्टेंट जरूरी सूचना तथ्य हैं। ठीक है, कि नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, नॉर्वे ये जो दिया गया है इसी को नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। और मध्य रात्रि का सूर्य जो है अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य है वह अटलांटिक नहीं, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ पर? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वह आप लोगों का, पहले तो आप लोग ईयर याद रखिएगा कि 1951 से लेकर के 1956 तक। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, किसके? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फरहान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फरहान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए ये जो है ना चीनी यात्री था। पहले सबसे पहले याद रखिएगा ये जो फरहान है यह चीनी यात्री था। चीनी यात्री फरहान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चीनी यात्री फरहान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इन्होंने यानी कि फरहान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बतलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन शांति वन संबंधित है। शांति वन जो है संबंधित है। तो देखिए शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों मेरी छोटी बहनों, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको नोट करिएगा कि शांति वन जो है वह जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ठीक है, क्या है? तो समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू की, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि देखिए जो यहाँ पर महात्मा गांधी दिया गया है ना, नाम है तो बतला दे रहे हैं। देखिए बहुत बार पूछ दिया है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो राजघाट है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल तो कहाँ पर है? तो राजघाट है। और इंदिरा गांधी से जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो शक्ति स्थल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें कि चीन के हांगसू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रयोजक किस ब्रांड को बनाया गया है? तो अमूल कंपनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चीन के हांगसू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रयोजक अमूल ब्रांड को बनाया गया है। और टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास की फरवरी 2023 में बनाया गया। ठीक है, एडिडास को जो है
टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बनाया गया है, ठीक है। और मई 2023 में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ली है, ठीक है। भारत पे की जगह ली है मास्टर कार्ड ने, याद रखिएगा। और फिर याद रखिएगा यहाँ पर जो मोटो जीपी दिया गया है इससे भी संबंधित जान जाइए कि मोटो जीपी को इंडियन ऑयल के साथ प्रयोजक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थल है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है तो वेरीनाग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो वेरीनाग है। और वेरीनाग कहाँ पर है तो कश्मीर में है, ठीक है। वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है, ठीक है, वही है वेरीनाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की जो स्थापना है 1965 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछते कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से बीएससीसी है इसी तरह से एक एनसीसी होता है, सॉरी एनसीसी होता है, ठीक है। इसी तरह से एनसीसी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर का अगर स्थापना पूछते कब हुआ था तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि एनसीसी का जो स्थापना है वो 1948 में हुआ था, ठीक है। और बीएसएफ का कब हुआ था तो 1965 में, और एनसीसी का तो 1948 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है। भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन है तो सही आंसर हो जाएगा एस दुबे हैं। कौन है तो श्री एस दुबे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में मसालों का प्रदेश यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेस किस राज्य को कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसे कहते हैं, केरल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केरल को। और ये क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन का आप लोग एक अलग नोट्स ही बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले जिस तरह से अभी छोड़े हुए हैं दरोगा के लिए कि 2 दिन पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक उसी तरह से आप लोग भी एग्जाम से 2 दिन पहले अच्छे से रिवीजन करिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है। कर रहा था क्वेश्चन, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत में मसालों का प्रदेश जो है यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेस केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि गोवा की मुक्ति कब हुई थी। गोवा की मुक्ति कब हुई थी। देखिए, गोवा की जो मुक्ति है 1961 में हुई थी। कब 1961 में गोवा की मुक्ति हुई थी। और भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को, याद रखिएगा डेट, 19 दिसंबर 1961 को दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध में कार्रवाई की थी, ठीक है। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध में कार्रवाई की थी। और गोवा की मुक्ति उसी डेट को मनाया जाता है, यानी कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछ दे तो ये भी याद रखिएगा, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति जो कब हुई थी, गोवा की मुक्ति कब हुई थी तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है तो याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है तो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया। तो शंकराचार्य ने मथुरा में मठ जो है स्थापित नहीं किया था। कहाँ पर तो मथुरा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शंकराचार्य ने मथुरा में मठ स्थापित नहीं किया। और शंकराचार्य ने पूरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में मठ स्थापित किया था। कहाँ पर तो पूरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और फिर याद रखिएगा कि बद्रीनाथ में भी शंकराचार्य ने मठ स्थापित किया था। और शंकराचार्य का जन्म अगर पूछते कब हुआ था तो 788 ईस्वी में केरल में हुआ था, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म अगर पूछते कब हुआ था तो 788 ईस्वी में, 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है
कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो सही आंसर हो जाएगा कबीर जो है वह स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। और 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया था वो कबीर ही थे। और संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। और कबीर की अगर समाधि पूछ दें तो कबीर की समाधि जो है मगहर यानी कि जो यूपी में स्थित है मगहर में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी होगा। ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी होती है और यह मिट्टी जो है गुजरात महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है। काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतरा जो है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, याद रखिएगा, अंतरा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वह जो है बिहार शरीफ में स्थित है। नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कैमूर हो गया तो कैमूर का अगर पूछ दे तो भभुआ उसका मुख्यालय है। कैमूर का मुख्यालय भभुआ, नवादा का मुख्यालय नवादा, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया, रोहतास का मुख्यालय पूछ दे तो सासाराम। सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव जो है अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 4 कथन है, चारों में से बतलाना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो जो कथन गलत है वो है आप लोगों का चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती थी। यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा कथन कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती थी, ये कथन असत्य है। और जो ये मृच्छकटिकम है ना, यह पुस्तक गुप्तकालीन है, याद रखिएगा, मृच्छकटिकम पुस्तक गुप्तकालीन पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, संसद की किस समिति को अस्थायी मित्र विविधता समिति कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित्र विविधता समिति कहते हैं। और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और लोकसभा का कितना सीटें है? तो लोकसभा के 30 सदस्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1563 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा इसको, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो सही इसका आंसर हो जाएगा, इसे लोएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोएस कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था हम लोग का क्वेश्चन कि पवन के द्वारा धूल कणों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो पवन के द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल को स्वरूप के लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्थल के स्वरूप को लोएस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखा गया है।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दे दी थी? तो 12वें वर्ष में दी थी। ठीक है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में भिक्षुओं को दे दी थी। और राजा बनने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। याद रखिएगा, राजा बनने से पहले अशोक जो था वह अवंती का राज्यपाल था। और पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लवी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष जो है देवर्धि क्षमा श्रवण थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सुधार लीजिएगा, वाह नहीं होगा वह होगा। ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लवी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्धि क्षमा श्रवण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तेमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तेमरारी बंदोबस्त प्रथा बिहार में प्रारंभ की थी। और लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी। और अस्थाई बंदोबस्त के जनक अगर पूछते कौन थे, तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक जो थे जॉन सौर हुआ करते थे। और अस्थाई बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई थी। और अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली 89% कंपनी को दिया जाता था। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली 89% कंपनी को और फिर 11% जमींदारों को दिया जाता था। 11% जमींदारों को प्राप्त होता था और 89% जो है कंपनी को दे दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाती है, तो उसको बैड डेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो उसे बैड डेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह जो है वह विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम अगर पूछ दे कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और यह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें हैं, तो उसे पछुआ पवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होना चाहिए। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो देखिए, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 में दिया गया है। किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा कि देखिए जून 2023 में दिया गया था, ठीक है, मगर ये कब का पुरस्कार था? तो ये गांधी शांति जो पुरस्कार था वो 2021 का है। ठीक है, 2021 का पुरस्कार आप लोगों का 2023 में दिया गया था, याद रखिएगा। जून 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार जो है 2021 दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2021 का जो है 2023 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो देखिए लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय थे, लॉर्ड जो ये कैनिंग थे ना, यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इनके बारे में बतला रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय हुआ करता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है।
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है, इसको याद रखिएगा। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडियन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा दो नाम और आप लोग को बतला रहे हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है कि भगत सिंह को जैसे कि शहीद ए आजम अगर पूछ दे कि किसे कहा गया था तो भगत सिंह को कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है तो भगत सिंह को कहा जाता है। और लौह पुरुष अगर पूछ दे किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये दो बहुत बार पूछा गया है। लौह पुरुष तो बहुत बार पूछता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है तो भगत सिंह को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहा लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो आपका इसका सही आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र में मंजूरी मिला है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में महाराष्ट्र में लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य जो है वो कौन सा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र विरोध एवं हिंसात्मक कृतियों का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो उद्देश्य है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण स्थापित करना है। और मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर रूस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अच्छा इसको आप लोग देखिए ये जो 42 से आप लोग को ये जो पॉइंट अभी बतलाए हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, ये एकदम पॉइंट याद रखिएगा। ये सब जो पॉइंट है ना कई बार पूछा हुआ पॉइंट है। हमारे भाइयों जो भी छोटी बहन देख रहे हैं, जो भी हमारे छोटे भाई देख रहे हैं ये वीडियो, उनसे बतला दें कि जो मौलिक कर्तव्य है ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग का होना चाहिए सुधा मूर्ति के द्वारा पूछ रहा है ना तो देखिए महाश्वेता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। महाश्वेता पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है, ठीक है। महाश्वेता पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है तो इसका सही आंसर होना चाहिए देखिए हाँ नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। और नेताजी का अगर जन्म पूछते कब हुआ था तो याद रखिएगा कि नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। इसीलिए इससे संबंधित है। इन्हें नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय पूछ रहा है ना, इसीलिए कटक में स्थित है क्योंकि नेताजी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और सालार जंग संग्रहालय देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सालार जंग संग्रहालय, इसके बारे में बतला रहे हैं, याद रखिएगा। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिया गया है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर लास्ट में हम लोग का बच रहा है ए नंबर ऑप्शन भारतीय संग्रहालय, तो भारतीय संग्रहालय भी याद रखेगा कि कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है तो आपका सही आंसर हो जाएगा देखिए विंबलडन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4, ठीक है। याद रखिएगा करंट अफेयर से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा तो भारत जो है वह जापान के साथ मिलकर के पूरा करेगा, ठीक है।
चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत जापान के साथ मिलकर के पूरा करेगा। और इसके लिए भारत और जापान दोनों देशों ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि लूपेक्स नामक मिशन वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब राज्य राजधानी पूछ दे, जो पूछता है ना आप लोग को बता दें प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम्स के लिए। इसलिए ना कि कोई भी अगर क्वेश्चन जैसे पूछता है ना तो उसको रिपीटेड कर करके हर बार पता नहीं कि उस एग्जाम में उस सबको पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी पूछ दिया, अगले एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर उसके बाद जो एग्जाम होगा फिर बैक वाला ही क्वेश्चन धक्के डाल देगा, दूसरा नहीं पूछेगा राजधानी, पीछे वाला ही धक्का डाल देता है। तो इसलिए सारा जो प्रीवियस ईयर होता है ना उसको आप लोग को रट्टा मारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। कह रहा था 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है, याद रखिएगा। थिम्पू भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारंपरिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम के साथ मिलकर के, ठीक है। हाल ही में भारत ने बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किसने किया। शून्य का आविष्कार सभी को पता होना चाहिए, आर्यभट्ट ने किया, ठीक है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने किया था। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था, किसका कहा हुआ था। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध नारा करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का भाइयों हमारे जीके जीएस खत्म हो गया, 50 जीके जीएस रहता है, खत्म हो गया। यहाँ से आप लोगों का विज्ञान से कुछ क्वेश्चन रहेगा, लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं, 51 से लेकर के 75 तक विज्ञान से क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन डाला रहता है, जिसका हम सभी का आप लोगों को PDF जो है टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध कराते हैं। टेलीग्राम से आप लोग जरूर इसलिए जुड़ जाइए। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही हर क्लास आप लोगों के पास प्रोवाइड हो सके और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें हमारी छोटी बहन, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। आप लोग हमारे छोटे भाई जो भी देख रहे हैं सभी लोग से विनती है, आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो देखिए संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। तो देखिए यानी कि लाभ पूछ रहा है कि सौर सेल अगर आप उपयोग करिएगा तो इसका प्रमुख लाभ क्या है। तो उसका प्रमुख लाभ यह होता है कि इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं और इन पैनलों की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके लाइट, बल्ब, टीवी आदि उपकरण चलाए जा सकते हैं, ठीक है। इस पैनल की सहायता से, जो सौर सेल होता है उसके पैनल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, परिवर्तन करके लाइट, बल्ब, टीवी ऐसे कई सारे उपकरण हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे भाई, प्लीज इसको नोट करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए नाइट्रोजन की सर्वाधिक होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है, याद रखिएगा। वायुमंडल में गैसों का जो क्रम है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। नाइट्रोजन जो है 78% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। ऑक्सीजन जो होता है वह 21% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। और आर्गन जो है, आर्गन 0.93 होता है, 0.93% आर्गन होता है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% होता है, ठीक है।
सब आप लोग देख लिए। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा था ना कि सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो साफ साफ दिख गया आप लोग का, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल में सर्वाधिक होती है 78%। और नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 7 है। और नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है। और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, इसको याद रखिएगा। नाइट्रोजन की जो खोज है किसने की थी, अगर पूछ दे नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो नाइट्रोजन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे समय के लिए समानुपाती। ऑप्शन नंबर नहीं, देखिए सीधे समय के लिए सीधे वर्ग का होना चाहिए, ठीक है, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, परिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है, तो यह किसकी ओर संकीर्ण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह शीर्ष की ओर होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, डैश की जगह पर क्या भरेगा, तो शीर्ष भराएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। परिस्थितिकी पिरामिड का आधार जो है सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु नहीं है, कोई उष्मा है। कोई उष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से उष्मा लेता है, 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को उष्मा लौटा देता है। लौटा देखिए 2 बार दिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, इसके चलते प्रॉब्लम हुआ, फिर से पढ़िए। कोई उष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से उष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को उष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी, तो जो है इंजन की जो दक्षता है वो 62.5% होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 62.5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। दालचीनी जो होता है वो पेड़ के किस भाग से एकत्र होता है, तो छाल से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, तो सुक्रेज नामक एंजाइम जो है शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़ करके वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो वस्तुओं के भार में यह परिवर्तन होगा कि भार में कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, भार में कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में वस्तुओं के भार में कमी होगी और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का जो मान होता है, जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल जो है यह पाया जाता है, सभी को मालूम होना चाहिए, पुराना क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आरएनए का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या बतलाइएगा, ठीक है। यूरेसिल, ये पहले तो याद रखिएगा, यूरेसिल कहाँ पाया जाता है, तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। और आरएनए का पूरा नाम अगर पूछ दे तो रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूरा नाम, ठीक है। और डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आरएनए, आर उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए आरएनए, और उसके बाद फिर क्या होता है, आर के बाद हो जाएगा आप लोग का टीआरएनए होता है, टीआरएनए, और उसके बाद फिर होता है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब,
61 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान कौन सी घटना घटती है? पूर्व आंतरिक परावर्तन के दौरान कौन सी घटना जो है घटती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए तारों का टिमटिमाना, हीरा का, हाँ हीरा का चमकना होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरा का जो चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस जो है मोलस्का के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो समांत वेग से उतरता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी सीमांत वेग से नीचे उतरता है। ठीक है, किस वेग से? तो सीमांत वेग से नीचे उतरता है एक पैराशूट के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से पूछ रहा है कि किस में परिवर्तन होता है ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए सितार में होगा। ठीक है, यहाँ पर सितार होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स का सूत्र है। तो देखिए बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Na2B4O7 से फिर 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बोरेक्स का सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का सूत्र ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो कितनी होती है? तो 60% होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 60% होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 60% होती है। और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र CO+N2 है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र अगर पूछ दे तो याद रखिएगा CO+N2 होता है, CO+N2 होता है। ठीक है, और चलिए और क्या 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हीमोफिलस पर्टुसिस शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफिलस पर्टुसिस भोजन को विषाक्त नहीं करता है और हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होती है। ठीक है, हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण जो है काली खांसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं। तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के जो बीच की दूरी होती है उसको सिसलुनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सिसलुनर। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सिसलुनर कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिसलुनर कहा जाता है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है और यह पृथ्वी की तरह ही लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। चंद्रमा जो है ठीक पृथ्वी की तरह ही लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, कांच से किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग जो होता है हरा हो जाता है, यानी कि ग्रीन कलर का हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड मिलाने से होता है। ठीक है, कांच में फेरस ऑक्साइड और फिर और भी कुछ मिलाने से होता है। सबका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। कांच में फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और फिर सोडियम क्रोमेट को मिलाने से कांच का जो रंग होता है वो ग्रीन कलर का यानी कि हरा रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम संबंधित है। तो यह नियम जो है बॉयल से संबंधित है। ठीक है, बॉयल नियम जो है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बॉयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन,
इनमें से कौन सदिश राशि, ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है या फिर सदिश राशि नहीं है, एक ही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है। घनत्व जो है इन सभी विकल्पों में से जो है घनत्व सदिश राशि नहीं है। और सदिश राशि जो है वैसी भौतिक राशियां हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। याद रखिएगा कि सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को होती है, ठीक है, क्योंकि जो ग्राफिक्स करते हैं उनको भी होती है, ध्वनि को भी होती है, इमेजिंग को भी होती है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक कंप्यूटर जो है स्मृति की आवश्यकता ग्राफिक्स, ध्वनि एवं इमेजिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है। ताप नियंत्रक एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में किस ऊतक के द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयोगी ऊतक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाइयों, यहाँ पर आप लोगों को फिर से बतला दें कि देखिए हम तो आप लोगों को टोटल यहाँ पर विज्ञान तक टोटल क्वेश्चन 75 कवर करा देंगे, मगर इसके बाद मैथ और रीजनिंग के टोटल 75 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को इस PDF में टोटल कंप्लीट करवा देते हैं। देखिए टोटल इसी PDF में लगभग 150 क्वेश्चन रहते हैं, सभी को रीजनिंग के मैथ रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी आप लोगों को PDF में दे देते हैं, ताकि आप लोग खुद से भी बना पाइए और अपने तैयारी को मजबूत कर पाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए सिर्फ GK GS पढ़ने से नहीं होगा, सभी चीज़ का तैयारी करना पड़ता है। सभी चीज़ आप लोग पढ़िए और सभी का तैयारी करते करिए। तो ऐसे मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मगर आप लोगों के लिए देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। सबसे बड़ी बात, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसलिए जुड़े रहिएगा ना हमारे भाइयों, क्योंकि तुरंत आप लोगों को ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो पेड कोर्सेज में कराया जा रहा है उसका PDF जो है अभी तक बस सर के द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे ही इतिहास का PDF दिया जाता है हम आप लोगों का क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए बायोलॉजी का तो जो है ना वो पहले ही लगभग जो दरोगा के लिए पढ़ाया गया है वही वाला क्लासेस सर के द्वारा कराया जा रहा है। तो हम सब स्टार्ट करेंगे, सिर्फ बायोलॉजी का नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं कि जैसे ही सर के द्वारा PDF दिया जाता है इतिहास का भी, तो आप लोगों को सभी का जो क्लासेस है हम स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से। और पेड कोर्सेज जो है ज्ञान बिंदु का हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, एकदम बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना है आप लोगों को भाइयों। बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का पेड कोर्सेज फ्री में कराएंगे। और भी ऐसे कोई सारे कोचिंग संस्था है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएं ग्लोबल है खान सर के द्वारा, उनका भी जो भी पेड कोर्सेज है हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए लाभ उठाइए सभी चीज़ों का और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए तो देख लीजिए 74 नंबर, 73 तक हम लोग का कवर हो गया था। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कौन सा युग्म असत्य है। तो कौन सा युग्म असत्य है, यानी कि राइबोफ्लेविन विटामिन E, ये जो है असत्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। राइबोफ्लेविन का होता क्या है फिर, तो राइबोफ्लेविन का विटामिन B2 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। राइबोफ्लेविन का विटामिन B2 होगा, विटामिन E नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 जैसा लग रहा है, B2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है, तो क्या भरा जाता है वायुयान के टायर में, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ दे पहले क्या भरा जाता था, तो पहले हीलियम गैस भरा जाता था, ठीक है, पहले हीलियम गैस का उपयोग किया जाता था वायुयान के टायरों में, मगर अब हीलियम का उपयोग नहीं किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाया जाता है। अभी आप लोग को ऊपर बतला है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन का पाया जाता है, कितना, तो 78% पाया जाता है। इसके साथ ही साथियों हम लोग का अभी का क्लास खत्म हो गया। 75 नंबर तक हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के सवाल रहते हैं, आप लोग को टोटल अभी बतला ही दिए।
आप लोग आइए टेलीग्राम से ज्वाइन होकर फ्री में पीडीएफ लीजिए। आप लोगों को एक भी बुक बाई करने की जरूरत नहीं है, सारा पीडीएफ आप लोगों को फ्री में देंगे। आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और एग्जाम निकाल कर ही इस बार अपना लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। हमारे छोटे भाइयों छोटी बहनों, प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए और हम भी आप लोगों के लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज जो है बिहार एसएससी का फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। ये देखिएगा, जिस तरह से हम बिहार दरोगा का पेड कोर्सेज फ्री में उपलब्ध कराए हैं, बिहार दरोगा का तो बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि देखिए तुरंत फॉर्म अप्लाई हुआ, तुरंत एग्जाम ही ले लिया। तो ठीक उसी तरह से ऐसा तो बीएससीसी नहीं करने वाला है, इसका भी टाइम देगा। हमें जहाँ तक अनुमानित है कि मार्च या अप्रैल में आप लोग का एग्जाम होना चाहिए, मार्च या फिर अप्रैल में आप लोग का बीएससीसी का एग्जाम होना चाहिए। हम आप लोगों को टोटल तब तक टोटल जितने भी पेड कोर्सेज होते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, खान सर के द्वारा, फिर जितने भी बुक्स होते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के, सभी हम आप लोगों को घटना चक्र के सभी कंप्लीट आप लोगों को करा देंगे। तब तक बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा हमारे भाइयों बहनों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।